नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 790 पर। और आज मैं एक बार फिर से महेश बर्नवाल की सीरीज़ लेकर आया हूं। और आज हम लोग महेश बर्नवाल विश्व के भूगोल में अध्याय 2 को पढ़ेंगे। अध्याय 2 को, जो कि पृथ्वी की गतियां हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, इससे हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी की गतियां जो हैं वो दो प्रकार की हैं। पहला घूर्णन अथवा दैनिक गति, जिसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं, और दूसरा परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग घूर्णन अथवा दैनिक गति, जिससे कि दिन और रात होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में लट्टू की तरह घूमती रहती है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन या परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, परिभ्रमण है ये, परिक्रमण है। ठीक है, परिभ्रमण है ये, परिक्रमण ये जो रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इस गति के कारण ही दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष भूमध्य रेखीय तल के लंबवत रहता है तथा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। तो आगे दिया है सेकंड पॉइंट, इसके एक पूर्ण घूर्णन की अवधि लगभग 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड है। यह अवधि एक दिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक दिन का निर्माण करती है। चलिए आइए, अब इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। यदि पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई न होती तो सर्वत्र दिन रात की अवधि एक समान होती। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर न घूमती और सूर्य की परिक्रमा न करती तो पृथ्वी के एक गोलार्ध में सदैव दिन बड़े और रातें छोटे होती तथा दूसरे गोलार्ध में सदैव रातें बड़ी और दिन छोटे होते। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। पृथ्वी के घूर्णन की यह गति भूमध्य रेखा पर 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और 60 डिग्री अक्षांश पर इसकी आधी 0.23 किलोमीटर पर आवर तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अर्थात ध्रुवों की ओर यह गति क्रमशः कम होती जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज्वारीय घर्षण पृथ्वी की घूर्णन गति को कम कर देता है। इस क्रिया के फलस्वरूप दिन की अवधि 0.002 सेकेंड प्रति शताब्दी की दर से बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और घूर्णन गति के बारे में। पवनों व समुद्री धाराओं में विक्षेपण, दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन, ध्रुवों का चपटाकार स्वरूप, भूमध्य रेखा का उभार, बल और तथा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही संभव है। ठीक है, किसके कारण है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही सब कुछ संभव हो सका है। चलिए आइए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में जो इन बॉक्स में दिया हुआ है। नक्षत्र दिवस, जिसको इंग्लिश में साइडरियल डे कहते हैं, एक मध्यवाह रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के लगातार 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड की अवधि होती है। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड की अवधि होती है। अब हम पढ़ेंगे सौर दिवस, जिसको सोलर डे कहा जाता है। किसी निश्चित मध्यवाह रेखा के ऊपर से सूर्य के 2 बार गुजरने की अवधि को सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस प्राप्त होता है और इस अवधि पूरे 24 घंटे की होती है। कितनी होती है? पूरे 24 घंटे की होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। औसत सौर दिवस नक्षत्र दिवस से 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब एक चक्कर पूरा करती है तो वह अपने कक्ष पर पूर्व की स्थिति से एक अंश आगे निकल जाती है। पृथ्वी की किसी निश्चित मध्यवार रेखा को सूर्य के सम्मुख पुनः आने में कुछ अतिरिक्त समय लग जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे अब हम लोग परिक्रमण अथवा वार्षिक गति के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग, जिसे इंग्लिश में जॉइड
पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक परिक्रमा पूर्ण करती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग के भूकक्षा अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य चारों ओर अंडाकार कक्ष में घूमती है, अतः पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। एक समय पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरस्थ बिंदु पर तथा दूसरे समय सबसे निकटस्थ बिंदु पर होती है। चलिए अब आगे डिटेल देख लेते हैं कुछ और। तो उपसौर, जिसे इंग्लिश में पेरिहीलियन कहा जाता है, ठीक है, उपसौर जिसे पेरिहीलियन कहा जाता है, उसके बारे में अब देखेंगे। तो पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होती है? 3 जनवरी को होती है। अब दूसरा है अपसौर, जिसे एपहीलियन कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। अपसौर होता है 4 जुलाई को। चलिए आगे देख लेते हैं। उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी 147 मिलियन किलोमीटर तथा अपसौर के समय दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। अब देख सकते हैं ये बना हुआ है यहाँ पे चित्र के माध्यम से अपसौर और उपसौर के बारे में बताया है। तो देखिए अपसौर जो है वो अधिकतम दूरी है और ये क्या कहते हैं, उपसौर जो है वो न्यूनतम दूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं इसी में। अपसौर और उपसौर के समय पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। इसका प्रभाव ऋतु परिवर्तन में नहीं पाया जाता, परंतु पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यताप इंसोलेशन पर इसका प्रभाव होता है। अगर आपको इंसोलेशन के बारे में और पढ़ना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो बना दी गई है, देख सकते हैं आप जाके। अपसौर की दशा में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है और इस दशा में चूंकि दूरी अधिक होती है इसलिए उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाली गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। उपसौर की दशा में कम दूरी के कारण दक्षिण गोलार्ध की गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिन रात का छोटा व बड़ा होना। विषुवत रेखीय भाग को छोड़कर विश्व के सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात की अवधि बराबर होती है क्योंकि इससे प्रकाश वृत्त सदैव 2 बराबर भागों में बांटता है तथा विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। इस समय उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। दक्षिणी गोलार्ध 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। हम जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है जबकि उत्तरी ध्रुव पर इस समय 6 महीने का रात रहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और गतियों के बारे में यहाँ चित्र के माध्यम से सबको समझाया गया है। हम इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि ये आपकी जो रेखा है ये कर्क रेखा है। ठीक है, ये आपकी विषुवत वृत्त रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है और ये आपका जो लाइन गई है ये आपकी चुंबकीय ध्रुव वाली रेखा है, जैसे यहाँ पे पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव थोड़ा उल्टा होता है, क्या कहते हैं, जो ओरिजिनल वाले के
चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग ऋतु परिवर्तन के बारे में। पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष रिलेटिव पोजीशन बदलती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं और इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से बताया गया है, आप देख सकते हैं। जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखे। ठीक है दोस्तों, पॉज करके देख लीजिएगा, मैं आगे आपको बताता हूँ। कक्षा तल से पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। और जब पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी भाग ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं। इस अवधि में दिन की अवधि लंबी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है, क्योंकि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी एवं दिन में कम अवधि तक पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी में। जब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव इस प्रकार होता है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है तो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी न तिरछी पड़ती हैं तथा कम अवधि के लिए पड़ती हैं। और इससे क्या होता है यहाँ पढ़ लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि इस समय पृथ्वी को किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अब सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति के बारे में। 21 जून की स्थिति। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में भी वृद्धि होने लगती है व ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 21-22 जून तक सूर्य कर्क रेखा की लंबवत स्थिति में आ जाता है और इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा सर्वाधिक अवधि वाला तथा रात्रि छोटी न्यूनतम अवधि वाली होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है और 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। चलिए आइए 22 दिसंबर की स्थिति के बारे में पढ़ लिया जाए। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर तथा उत्तरी गोलार्ध विपरीत दिशा में स्थित होता है। इस अवधि को सूर्य मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं, जिसको विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। इस स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा सर्वाधिक अवधि वाला तथा रातें छोटी होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब और ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में इस समय उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु होती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसलिए इस समय उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आगे देख लेते हैं इधर पॉइंट पे। अब हम लोग 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति को देख लेते हैं। इन दोनों स्थितियों में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, लंबवत पड़ती हैं, इसलिए इस समय सभी अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है और सर्वत्र दिन व रात की अवधि समान होती है। क्या होती है? सर्वत्र दिन व रात की अवधि सामान्य होती है या समान होती है। इन तिथियों में दिन व रात की अवधि के समान रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषुव अथवा समान दिन रात दिन इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, विषुवत अथवा समान रात दिन इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक बार फिर से इस पॉइंट को देख लेते हैं। इन तिथियों में दिन व रात की अवधि के समान रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषुव अथवा सम रात दिन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं। यहाँ जो ये कटा हुआ शब्द है ये मैं बता देता हूँ, ये सम लिखा हुआ है। फ़ोटो खींचने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, जहाँ ये रहेगा मैं आपको बता दूंगा। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव अथवा इंग्लिश में उसको वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स एवं 23 दिसंबर वाली स्थिति को शरद विषुव ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। जब सूर्य अंडाकार इक्लिप्टिक कक्ष के सहारे वसंत विषुव
वर्नल इक्विनॉक्स या शरद विषुव ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स की दिशा में होता है तो इसका दिक्पात डिक्लिनेशन शून्य होता है। उस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन व रात 12 घंटे के होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यदि पृथ्वी का कक्ष तल ऑर्बिटल प्लेन के समकोण पर होता है तो पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक अक्षांश पर रहने वाले मनुष्य वर्ग पर एक ही प्रकार की ऋतु को अनुभव करते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास के प्रदेश में सदैव ग्रीष्म ऋतु तथा ध्रुवों के पास सदैव शीत ऋतु का अनुभव होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे अक्षांश लिखा हुआ है जो कटा हुआ है, यहाँ पे अनुभव लिखा हुआ है। ठीक है, अनुभव लिखा हुआ है और यहाँ तथा लिखा है। ठीक है, आगे इस बॉक्स पे देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन वसंत विषुव से प्रारंभ होता है तथा 6 महीने की रात शरद विषुव ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स के साथ प्रारंभ होती है। ऐसी दशा दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है ज्वार भाटा, जिसको इंग्लिश में टाइड कहा जाता है। ज्वार भाटा सागरीय जल की एक महत्वपूर्ण गति है जिसके माध्यम से सागरों में जल स्तर की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अतः सागर की इस गति के कारण उसके जल के स्तर में सदैव परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है? इस गति ज्वार भाटा के कारण जल के स्तर में सदैव परिवर्तन होता रहता है। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा आगे तट की ओर बढ़ने की अवस्था को ज्वार तथा जल के नीचे उतरने व पीछे सागर की ओर लौट की अवस्था को भाटा कहते हैं और इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है, जो सागर में जल की गहराई, सागरीय तट की रूपरेखा तथा सागर के खुले या बंद होने पर आधारित होती है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो क्या कहते हैं, ज्वार भाटा की ऊंचाई को निर्धारित करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, तथापि पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्र की आकर्षण शक्ति का प्रभाव 2 गुना है। इसका कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से अधिक दूर होना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति युति व्युति सिजगी, रुकिए मिटा देता हूँ, युति व्युति सिजगी कहलाती है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए, सिजगी की स्थिति पूर्णिमासी व अमावस्या की उत्पन्न होती है और इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार का अनुभव किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं चित्र के माध्यम से। देखो लिखा है ना, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक रेखीय स्थिति। तो देखिए, जब एक लाइन में आते हैं तो उसको युति व्युति या सिजगी कहलाती है। ये पूर्णमासी व अमावस्या को उत्पन्न होती है और इसके आकर्षण शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से पूरा बताया गया है। दीर्घ ज्वार का बनना, स्प्रिंग टाइड, युति की स्थिति, कंजंक्शन, अमावस्या। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। उपभू पेरिजी एवं अपभू अपोजी। जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम स्थिति, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा की केंद्र दूरी लगभग 3,56,000 किलोमीटर पर होती है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी 4,07,000 किलोमीटर पर स्थित होती है तो उसे अपभू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। इस समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया उपभू
पेरिजी और अपभू के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा मिलकर समकोण राइट एंगल की स्थिति बनाते हैं तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत समकोणीय स्थिति के कारण सूर्य की चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार या लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। लघु ज्वार में महासागरीय जल का उतार चढ़ाव कम होता है और ऐसी स्थिति में कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को देखा जाता है। ये देखिए, ये है लघु ज्वार व निम्न ज्वार की उत्पत्ति के कारण। जब चंद्रमा और सूर्य जो है वो क्या कहते हैं 90 डिग्री पर आ गए हैं पृथ्वी के, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल, ठीक है, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं और सूर्य जो है इधर अपनी तरफ खींच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्राभिमुखी भाग पर ज्वार आता है। इसका कारण पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए अपकेंद्रीय बल का शक्तिशाली होना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। एक ही स्थान पर जब एक ज्वार और एक भाटा आता है तब इसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं और इन ज्वारों में 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। कितने का होता है? 24 घंटे 52 मिनट का। चलिए आगे देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बलों के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा। गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के पश्चात ज्वार आना चाहिए, किंतु यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया के जो यहाँ ओखा तट है वहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार आता है जो कि 2.7 मीटर है, ठीक है, भारत में। और ये रहा आपका फंडी की खाड़ी जहाँ कनाडा के पास, जहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार 16 से 18 मीटर का आता है कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा मैं पतला कर लूँ। हाँ चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। और यहाँ पर जो है ये रहा साउथहैम्पटन में टेम्स नदी पर, यहाँ पर दिन में 4 बार ज्वार व भाटा आते हैं, जो कि विश्व की अनोखा परिदृश्य देखने को मिलता है। वैसे 2 ही बार आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 4 बार आते हैं। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं। जब एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं तब एक ज्वार और दूसरे ज्वार के मध्य 12 घंटे 56 मिनट का अंतर होता है और इसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार तथा भाटा में ऊंचाई तथा गहराई समान रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ज्वार भाटा के अंतराल व ऊंचाई। कनाडा के न्यू ब्रुंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक 15 से 18 मीटर होती है, जबकि भारत के ओखा तट पर ज्वार की ऊंचाई 2.7 मीटर होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा में दोनों ज्वार और दोनों भाटा के मध्य अत्यधिक अंतर पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार 4 बार भाटा आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर एवं 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहाँ पहुँचते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचायन योग्य बनाने में ये ज्वार सहायक होते हैं। टेम्स और हुगली नदियों में प्रवेश करने वाली ज्वारीय धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन बन सके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद भाटा के साथ बहकर समुद्र में चले जाते हैं और इस प्रकार डेल्टा का निर्माण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। जल विद्युत के उत्पादन हेतु भी ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस व जापान में ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित कुछ विद्युत केंद्र विकसित किए गए हैं। भारत में खंबात की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी में इससे विकास की अच्छी संभावना है, ठीक है। अभी किए गए हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे।
ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं, तो संकल्पनाएं और प्रतिपादक के नाम यहाँ दिए गए हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत 1687 ईस्वी में न्यूटन द्वारा दिया गया था। ठीक है। गतिक सिद्धांत 1755 में लाप्लास द्वारा दिया गया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 में डब्ल्यू वेवेल द्वारा दिया गया था। और नहर सिद्धांत 1842 में एरी द्वारा दिया गया था। और स्थैतिक तरंग सिद्धांत जो है हैरिस द्वारा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण क्या असर होता है। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का प्रकाश सूर्य से मिलता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। अब हम सूर्य ग्रहण और इनके बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा फुल मून को दिखाई देता है। और इसी प्रकार एक महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता और इसे अमावस्या कहा जाता है। जब पूरा पूर्ण दिखाई देता है उस समय पूर्णिमा होता है, और जब नहीं दिखाई देता तब इसको क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति व्युति कंजंक्शन अपोजिशन, हमने पीछे पढ़ा था ना, युति व्युति कंजंक्शन अपोजिशन या स्थिजगी कहते हैं। जिसे युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में और व्युति चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं। ठीक है, जिसमें युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में व व्युति चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब आगे। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, मध्य में आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता तथा पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा सा छा जाता है, और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। आइए सूर्य ग्रहण को देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता और पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ जाती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ जाती है। और साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यही कारण है कि खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है, बल्कि यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। इंपॉर्टेंट बन गया ना क्वेश्चन यहीं पे। चलिए आगे देखते हैं। होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, इसलिए क्योंकि 5 डिग्री पर झुका हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है, और इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता। आइए आगे देख लेते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और 7 सूर्य ग्रहण की स्थिति हो सकती है। कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं पाया जाता, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के आकार में अंतर है। ठीक है दोस्तों, अंतर के कारण भी पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देखा जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पैरा बैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में परिधीय क्षेत्रों में हीरक विलय की स्थिति बनती है। ठीक है, डायमंड रिंग की स्थिति बनती है। आइए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इस चैप्टर का। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद हीरक विलय का दृश्य दिखाई देता है। किसी भी परिस्थिति में
पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। दोस्तों आज का टॉपिक, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थोड़ा छोटा चैप्टर था, तो आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग अध्याय 3 के साथ आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मोटिवेशन की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे आपको इतना अच्छा कंटेंट फ्री में दे रहे हैं। तो कुछ तो सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।